जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड GAV। फिर हम इसमें से लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। सर हम लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द असेसी। असेसी से मतलब क्या है? ओनर। GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद हमारे पास आता है नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज NAV। सर इस NAV में से फिर हम लेस करते हैं अपने पास डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। पहला है 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, %30 ऑफ NAV। और फिर हम लेस करते हैं यहां से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये जो कुछ भी आता है, दिस इज योर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर लास्ट क्लास में हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो देते हैं ना, इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस, इट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन नाउ। सारे खर्चे 30% के अंदर आ चुके हैं, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। अब आपको फर्दर किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अब एक इशू है सर, सर GAV में से जब हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस करते हैं तो हमारे पास NAV आती है। अब सवाल ये उठता है, क्या NAV हमेशा पॉजिटिव ही होगी? क्या NAV कभी नेगेटिव हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि NAV कभी नेगेटिव हो जाए? जी सर। क्या NAV नेगेटिव हो सकती है? सर एक पॉसिबिलिटी में हो सकती है, अगर मेरी GAV कम हो और म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी को किराए पर दिया, उसका 1 साल का रेंट है 1 लाख रुपए, और मैंने जो हाउस टैक्स जमा कराया ना, हाउस टैक्स जमा करा दिया 3 लाख रुपए। क्या हाउस टैक्स रेंट से भी ज्यादा का हो सकता है? सर 1 साल का तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं कई साल का जमा करा रहा हूं, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स हमने हाउस टैक्स पे नहीं किया था, अब करंट ईयर में पे किया 10 साल का, अब जब 10 साल का पे करेंगे सर हो सकता है एक्सीड कर जाए। तो बाय चांस मान लीजिए अगर म्यूनिसिपल टैक्स आर मोर देन GAV, तो क्या होगा? तो NAV आपकी नेगेटिव हो जाएगी, -2 लाख। ठीक है। क्या अब सेक्शन 24 की डिडक्शंस मिलेंगी? जी सर। क्या सेक्शन 24 की डिडक्शंस देंगे इफ NAV इज नेगेटिव? तो सर इफ NAV इज नेगेटिव, ये लास्ट क्लास में जहां हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में लिख रहे थे ना, उसमें थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। 30% ऑफ NAV शैल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम NAV, और दूसरा हमने कहा था आप किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं देंगे। सर इसी की कंटिन्यूएशन में ये थर्ड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, इफ NAV इज नेगेटिव, then
नहीं सर, मैंने ये बताया था कि अगर आप लोन लेते हैं, नहीं 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 सर, वो जो टाइल्स के बारे में बात हुई थी वो तो कैपिटल गेन की हुई थी, वो हाउस प्रॉपर्टी की नहीं हुई थी। कैपिटल गेन में हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की डिडक्शन मिलती है ना, तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये पूछा था मुझसे किसी ने, तो मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस जो कैपिटल नेचर के इंप्रूवमेंट्स आप कराते हैं। तो अगर आप व्हाइट वॉश करा रहे हैं, इसकी कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं मिलती। आप टाइल्स लगवा रहे हैं, इसकी कैपिटल गेन में डिडक्शन मिल जाती है। सर ये तो पूछा था इसने बता दिया, हम तो हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी में जी 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 सर, हाउस प्रॉपर्टी में तो किसी खर्चे की छूट मिलनी ही नहीं है। आप व्हाइट वॉश कराइए, आप टाइल्स लगवाइए, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ऑल द एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है सर, इफ एनएवी इज नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डिडक्शन shall not be allowed। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलती है बताइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, हम अपने पास असेसी को बेनिफिट देते हैं 30% की डिडक्शन का सर, 30%। ठीक है, क्या बेनिफिट नेगेटिव हो सकता है? सर सोचिए, एक पर्सन की एनएवी आ रही है 10 लाख रुपीज और हमने इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 3 लाख रुपए, तो इनकम कितनी हो गई? 7 लाख रुपीज। सर इसे ना टैक्स कम अमाउंट पर देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसी को चेंज करके कहूं, मेरी एनएवी आ रही है -10 लाख, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर देखिए एक बार। सर एक मिनट, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30%। किसका? एनएवी का। एनएवी इज -10 लाख। अब अगर आप -10 लाख का 30% करेंगे, सर वो होगा -3 लाख। सर सर -10 लाख में से माइनस करना है -3 लाख को, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +3 लाख। सर -10 लाख +3 लाख शेल बी -7 लाख। लॉस कम कर दिया। बताइए, लॉस का कम होना फायदे की बात है नुकसान की? सर लॉस का कम होना ये फायदा है या नुकसान? सर इनकम टैक्स में नुकसान। लॉस का कम होना फायदे की बात होती है, बिल्कुल सही कहा। रियल लाइफ में लॉस का कम होना बहुत फायदे की बात होती है अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में नहीं। सर इनकम टैक्स में हायर द इनकम हायर द टैक्स। ठीक है, यहां इनकम का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, यहां इनकम का ज्यादा होना आपकी टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। सर हम रियल इनकम कैलकुलेट नहीं करते लोगों की, हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्या एक्चुअल इनकम और टैक्सेबल इनकम एक ही बात है या अलग अलग है? सर जमीन आसमान का फर्क है। एक्चुअल इनकम अलग चीज होती है, टैक्सेबल इनकम अलग होती है। मान लीजिए एक पर्सन की एक्चुअल इनकम 1 करोड़, तो बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी? सर पता नहीं, ये तो प्रोविजंस बताएंगे। हो सकता है एक्चुअल इनकम 1 करोड़, टैक्सेबल इनकम 0। मिस्टर ए इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी? सर एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, 0। सर एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम 0, तो बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी? सर पता नहीं, हो सकता है 50 लाख। ठीक है, यही इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डीम्ड इनकम की कैलकुलेशन। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो किसी एसएससी की ना डीम्ड इनकम कैलकुलेट कर देते हैं। डीम्ड, डीम्ड मतलब, सर डीम्ड मतलब एज्यूम्ड, मान लिया जाएगा। एक पर्सन की इनकम हो नहीं रही, हमने कहा मान लो 50 लाख, ठीक है, और मान लो और निकालो टैक्स। सर टैक्सेबल इनकम का कम होना अच्छी बात होती है, और अगर लॉस हो जाए
तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, कमाल ही हो गया। ठीक है, अगर टैक्सेबल इनकम में लॉस आ गया तो मुझे सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेक्शन 70 टू सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप लॉसेस को सेट ऑफ करा सकते हैं। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है 10 लाख का और दूसरी कुछ इनकम्स आ रही हैं, तो मैं सेट ऑफ का बेनिफिट क्लेम कर सकता था। सर हमने ना इसका लॉस कम कर दिया सर, जस्ट एक मिनट बस जी, हमने इसका लॉस कम कर दिया, हमने इसे फायदा पहुंचाया नुकसान? सर हमने तो नुकसान पहुंचा दिया। तो इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है सर आप छूट के नाम पे नुकसान मत पहुंचाइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ छूट, बेनिफिट, डिडक्शन। आप डिडक्शन कहकर लॉस कम करा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। इसीलिए हम कह रहे हैं इफ एनएवी इज नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी nil. If NAV is negative, then standard deduction shall be nil. सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की छूट मिलेगी क्या? यस सर, वो मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी एनएवी नेगेटिव आ रही है, तो एनएवी नेगेटिव है मान लीजिए -10 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने कहा 0 कर दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो हो सकता है ना देना पड़े। सर मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया 5 लाख रुपए, ये तो खर्चा है ना, तो अब लॉस आपका 15 लाख माना जाएगा इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख का लॉस हो रहा था, 5 लाख का खर्चा और हो गया, आपका टोटल लॉस हो गया 15 लाख रुपीज। ठीक है जी सर, कुछ पूछ रहे थे? जी सर। अब उस साल उसका 5-6 साल या 10 साल का पुराना रिश्वत टैक्स बचा हुआ था, इसलिए उसने पे करके माइनस पे लिया है जी, लेकिन वो पर्पस तो डिलीट हो गया ना। ये डिडक्शन जो उसने 1 लाख रुपए करता ये भी आया होगा जी वो नहीं मिला है, 0 हो रहा। सर मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बताएंगे प्लीज? डिडक्शन का पर्पस था कि सर मैंने ना एक बिल्डिंग को लेट आउट किया, मेरा एक फ्लैट है सर, मैंने किराए पर दिया हुआ है, 25,000 रुपीज पर मंथ रेंट है, तो मेरा जो जीएवी आया ना सर वो 3 लाख रुपए आ गया। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं म्यूनिसिपल टैक्स देता ही नहीं, नील, 3 लाख रुपए मेरी एनएवी आ गई। जी सर बताइए इसकी मेंटेनेंस में कितना खर्चा होगा? फ्लैट है सर, 3 BHK फ्लैट है, ठीक है, बताइए मेंटेनेंस में कितना? घर की रिपेयर में 1 साल में कितना खर्चा हो जाता है? सर मैं अपना बताऊं, मेरा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं तो कुछ करता ही नहीं सर। ठीक है, मैंने तो अपने टेनेंट से एग्रीमेंट कर लिया था सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ट्यूबलाइट खराब हो जाए मैं ठीक कराने जाऊं, है ना, इतने की तो ट्यूबलाइट नहीं होगी जितना मेरा टाइम वैल्यू की लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो टेनेंट का भी प्रॉब्लम होगी, वो बार बार मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा तो हूं नहीं, है ना, उनको भी प्रॉब्लम होगी, उनका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, 100-200-500 रुपए की रिपेयर होनी है खुद ही करा लेते हैं। ठीक है सर, लेकिन सोचिए 1 साल की वैल्यू 3 लाख, रिपेयर का खर्चा बताइए कितना? मैंने कहा 5 लाख। मैं ये कह रहा हूं मेरे रिपेयर में हर महीने 40-42 हजार की रिपेयर हो जाती है मेरे फ्लैट में, बताइए होती है या नहीं होती? सर आप साबित कैसे करेंगे नहीं होती? मैं कह रहा हूं होती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप बिल मांगेंगे? सर आप खुद ही बता दीजिए लास्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन से बिल कब लिया था आपने? कभी प्लम्बर से बिल लिया हो, कारपेंटर ने रिपेयर आकर की उससे बिल लिया हो? सर बिल होते ही नहीं। ठीक है, एक्सपेंस को एक्सपेंस प्रूफ करने के 2 ही मेथड होते हैं, एक होता है बिल और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ पेमेंट। आप ये कह दीजिए पेमेंट चेक से होगा। सर जो चेक पेमेंट होते हैं ना वो वैलिड प्रूफ होते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे हो रहा है, प्रूफ हो जाएगा, है ना। आप बताइए लास्ट टाइम प्लम्बर को आपने पैसे चेक से कब दिए थे? सर मैंने तो आज तक नहीं दिए। हाँ अब जरा यूपीआई का चलन बढ़ गया है ना, तो फिर भी जरा ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर मैं कहूं सर मेरा प्लम्बर तो यूपीआई भी नहीं लेता, वो तो कैश लेता है। सर इनकम टैक्स मुझे फोर्स कैसे करेगा?
10,000 से ज्यादा के पेमेंट चेक से होने चाहिए, 10,000 से कम के पेमेंट तो कैश में हो सकते हैं। सर प्लम्बर का बिल 10,000 का थोड़ी होता है, 500, 800, 1000। मैंने कहा सर हर 3 दिन में नल टपकता है, हर 3 दिन में बुलाता हूं और हर 3 दिन में 1,000 रुपए देता हूं, महीने के हो गए 10,000। एओ साहब चाहे तो जाके ढूंढ ले प्लम्बर को और प्रूफ कर देंगे मेरा एक्सपेंस सही नहीं है, ठीक है। एओ साहब कर नहीं पाएंगे सर, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लॉ मेकर्स ना स्टैंडर्ड डायरेक्शन देकर असेसी को जितना बेनिफिट दे रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं सर। अगर हम ये प्रोविजन बना देना कि आप चेक करो कितना खर्चा हुआ, सर नहीं कर पाएंगे, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है ना। आप सोचिए मैं कैसे चेक करूंगा कि रिपेयर का एक्सपेंस कितना। लॉ मेकर्स ने कहा सर चक्कर में पड़ो ही मत, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आप ये असेसी के लिए बेनिफिट मान लें सर, या डिपार्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, वॉट एवर इट मे बी। इंपॉर्टेंट बात यह है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर अब मैं फर्दर किसी एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। सर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इफ एनएवी इज नेगेटिव तो सिर्फ उस ईयर में हम ये कह रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लीजिए। और सर ये भी ना लॉ मेकर कोई फोर्स नहीं कर रहे, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने में आपका ही नुकसान है। एज एन असेसी अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता हूं मुझे नुकसान हो जाएगा। सर एक जनरल रूल होता है लॉ का, डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मांगने पर मिलती है, आपको क्लेम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले अपनी तरफ से नहीं देते, आप एग्जम्पशन क्लेम करेंगे तो एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्पशन क्लेम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। सर आपको एचआरए मिलता है, आप अगर 1013 कैपिटल ए की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं ओल्ड रिजीम में तो आप मांग लीजिए, और नहीं लेना चाहते तो टैक्स दे दीजिए। ऐसा थोड़ी है एओ साहब आके आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं आप डिडक्शन क्लेम करेंगे ही करेंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ सर कुछ डिडक्शंस मैंडेटरी होती हैं। सेक्शन 32 एप्रिसिएशन जब पीजीबीपी में पढ़ेंगे ना वहां लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन नहीं लेना चाहता, इनकम टैक्स से कहता है नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं एचआरए की एग्जम्पशन नहीं लेना चाहता, इनकम टैक्स से कहता है बहुत अच्छी बात है टैक्स दे दो, ठीक है ना। एग्जम्पशन मांगेंगे तो मिलेगी, डिडक्शन मांगेंगे तो मिलेगी। सर 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन मैं क्लेम करूंगा तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, है ना। इफ एनएवी इज नेगेटिव तो फिर इस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना मेरे लिए नुकसान है, मैं करूंगा ही नहीं सर। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर वो डाउट पूछा था जी। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी आइए सर, तो इफ एनएवी इज नेगेटिव तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी? नील। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी क्या? यस, एक्चुअल बेसिस पर मिलेगी जितना मिल रहा है, ठीक है। सर देखिए किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होती है इनकम, दूसरा चाहिए होता है एक्सपेंस। सर एक्सपेंस के बारे में सब कुछ बता दिया। 3 तरह के खर्चों की छूट मिलती है, म्यूनिसिपल टैक्स डिस्कस हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिस्कस हो गया, इन दोनों को छोड़ के जो बचा सर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, डिस्कस हो गया, ठीक है ना। सर अब मेरा पूरा फोकस ना इनकम के ऊपर होगा। अभी अभी हमने ये कहा कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाते हैं तो हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाने के लिए क्या करते हैं सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखते हैं, है ना, जीएवी।
तो सर ये जीएवी कहते किसे हैं? हमने लास्ट क्लास में कहा था समझने के लिए, अभी इस तरह से समझ लीजिए कि जीएवी का मतलब है एनुअल रेंट। क्या जीएवी का मतलब बस एनुअल रेंट होता है? तो नहीं सर। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ना हम आपका एनुअल रेंट तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और देखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट सर, ये एक्सपेक्टेड रेंट किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट मींस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन सर, एक मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये जो रूम है जिसमें हम अभी बैठे हैं, यूनियन रूम, ये हमारा अपना पर्सनल रूम होता, हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती, और हम इसको किराए पर देना चाहते हैं। सर, जब भी कोई पर्सन प्रॉपर्टी किराए पर देता है ना, तो वो देने से पहले क्या करता है सर? वो पहले सोचता है कितना किराया मिलेगा। सर, मेरे पास एक शॉप है, मैं उसे लेट आउट करना चाहता हूं, तो लेट आउट करने से पहले मैं देखूंगा ना मुझे कितना किराया मिलेगा। ऐसे थोड़ी कुछ भी मांग लूंगा। ठीक है, तो क्या देखा जाएगा सर? मैं ये देखूंगा कि ये किस एरिया में सिचुएटेड है। जिस एरिया में सिचुएटेड है उसका मार्केट के हिसाब से रेंट कितना बनता है। ठीक है सर, अभी जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हम हैं, हम ये देखेंगे इस लोकेलिटी में रेंट कितना होना चाहिए। ठीक है सर, हमने एक एस्टिमेशन लगाया कि मार्केट के हिसाब से रेंट कितना है। सर, हर जगह का रेंट एक जैसा थोड़ी होता है। सर, मैं फ्लैट लेट आउट करना चाहता हूं, 3 BHK फ्लैट है, 100 स्क्वायर यार्ड्स का है, रेंट कितना होगा? सर, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, है ना। जैसे मान लीजिए लोकेशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ी बेकार सी लोकेशन है, तो 10-12 हजार रुपए रेंट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक सी लोकेशन सर, तो 20-25 हजार रुपए रेंट हो जाएगा। ठीक है सर, यही फ्लैट ये हमारे पड़ोस में सीपी है सर, 12 खंबा रोड पर कुछ सोसाइटीज बनी हुई है। मान लीजिए वहां पर फ्लैट होता तो सर 1-1.5 लाख रुपए रेंट होता सर। ठीक है, अब सर ये तो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पर है। दिल्ली में और भी बड़ी प्राइम लोकेशंस हैं सर। ठीक है, मान लीजिए कोई पृथ्वीराज रोड पर, हाँ वैसे इतने छोटे फ्लैट वहां होते नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए 100 गज का कोई फ्लैट बेचारा लेना चाहता है। ठीक है सर, 5 लाख रुपए रेंट होगा वहां पर कम से कम पर मंथ। ठीक है सर, वो तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल ही एलीट क्लास वहां तो रहती है। ठीक है ना, बहुत ही अमीर लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में ऐसे में वहां प्रॉपर्टीज की रेंटल वैल्यू भी बहुत हाई होती है। अब मैं ये बता रहा था कि सर, इनकम टैक्स एक्ट कहता है जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की जीएवी निकालें ना, तो आप जीएवी निकालने से पहले ये देखिए कि मार्केट के हिसाब से इसकी फेयर रेंटल वैल्यू FRV कितनी। फेयर रेंटल वैल्यू किसे कहते हैं सर? फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट के हिसाब से इसका रेंट कितना बनता है। तो एज पर द मार्केट रेट मेरी प्रॉपर्टी का जो भी रेंट है, सबसे पहले मैं वो चेक कर लूंगा। सर, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका मार्केट रेंट है 50,000 पर मंथ। अगर मैं इस 50,000 पर मंथ वाली प्रॉपर्टी को 40,000 में रेंट पे दे दूं तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर? हम ये मानेंगे नहीं। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का किराया 50,000 होना चाहिए, आप 40,000 में क्यों दे रहे हैं? आपको कितने में देना चाहिए? 50,000 में। मैंने कहा सर मैं तो 40 में देना चाहता हूं। इनकम टैक्स ने कहा दे दो, कोई बात नहीं, टैक्स 50 पे लेंगे। ठीक है, और बाय चांस मान लीजिए केस थोड़ा अलग हो जाए और रेंट होना चाहिए था 50,000, मैंने दे दिया 60,000 पर, तो
तो इनकम टैक्स क्या कहता है बेटा, शाबाश कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, 60,000 में टैक्स दे देना। आप खुद ही कह रहे हैं आप 60,000 कमाते हैं, ठीक है, तो अब आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 60,000। सर यहां इनकम से पहले इनकम अर्निंग कैपेसिटी देखी जा रही है, इनकम अर्निंग कैपेसिटी, आप कितना रेंट चार्ज कर सकते हैं। आप 60,000 कर सकते हैं ना, तो अब आपको टैक्स भी 60,000 पर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इशू ये है कि हम सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे बताइए, फेयर रेंटल वैल्यू। अच्छा, फेयर रेंट पता कैसे चलता है सर, मार्केट के हिसाब से, है ना सर, हर मार्केट का ना एक रेट होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो इट इज वेरी इजी सर, वेरी सिंपल। आप आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, 99acres.com पर जाइए, या इसी तरह nobroker.com पर जाइए सर, इसी तरह और ढेर सारी प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं। या थोड़े से कन्वेंशनल सिस्टम की बात करें सर, मेरे घर पे हिंदुस्तान टाइम्स आता है, उसके साथ एक सप्लीमेंट आता है HD एस्टेट, आई थिंक ऑन वेंसडे और थर्सडे, मैं कभी पढ़ता नहीं, ठीक है सर। इसमें ना प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, जिन लोगों को चाहिए, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। HT एस्टेट में क्या करते हैं वो, HT एस्टेट में या टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आता है टाइम्स प्रॉपर्टीज, वो किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर वहां के सारी प्रॉपर्टीज के रेट्स बता देते हैं कि भाई इसका कैपिटल रेट इतना, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं तो रेट इतना, कमर्शियल का इतना, रेसिडेंशियल का इतना। सर वो एक एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू होती है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो इट इज वेरी मच इनटू पब्लिक डोमेन, आप चेक कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, एक अंदाजा ही तो लगाना है, उस अंदाजे के हिसाब से पता चल जाएगा आपका फेयर रेंटल वैल्यू कितनी। इसके बाद अगर आप और भी चेक करना चाहें तो सर एक और रेट होता है, और उस रेट को कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। सर ये म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है, सर हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर हाउस टैक्स लगता है ना। सर ये हाउस टैक्स कैसे लगता है, कैसे निकलता है सर, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था दिल्ली में, अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है वो भी बताता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे मिस्टर ए है एक पर्सन, इन्होंने एक घर बनाया। सर हम जब भी घर बनाते हैं ना, तो घर किस दिन बन के तैयार होता है, सर मैं एक घर बना रहा हूं, बताइए घर किस दिन कंप्लीट मान लिया जाएगा, हाँ जिस दिन छत पड़ जाए, जिस दिन स्टे करने लग जाए। सर मैं बताता हूं, जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ जाए, ठीक है। हाँ दिल्ली में नहीं होती सर ये सारी बातें, ठीक है। हाँ लेकिन रूल बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है सर। हाँ होता क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जब भी हम कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद हमें इन्फॉर्म करना चाहिए MCT को, ठीक है। अब कंप्लीट होने के बाद तो तब इन्फॉर्म करें ना जब शुरू करने से पहले बताया हो, ठीक है ना। यहाँ तो कोई बताता ही नहीं, सब ऐसे ही हो जाता है मामला, ठीक है। इंजीनियर साहब आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, अब वो क्लास में मैं बता नहीं सकता क्यों चले जाते हैं, हाँ लेकिन सभी जानते हैं। तो मैं ये बता रहा था सर कि होना ये चाहिए, ठीक है। अब मेरा तो उन्हीं चीजों पर फोकस है जो होना चाहिए, क्योंकि मैं कई प्रोविजंस में ये चीजें पढ़ूंगा भी आगे चल के। हमारे पास एक सेक्शन आएगा 45(5)(a) कैपिटल गेन में होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, वहां इनकम टैक्स बेस ही इस बात को बनाता है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए प्रॉपर्टी। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लोकल अथॉरिटी से इशू होता है सर। पुराने जमाने में, अब तो जरा थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफिकेशन भी किया गया है, तो पुराने जमाने में होता क्या था, मान लीजिए मिस्टर एक घर बना रहे हैं, जब घर बन के तैयार हो जाता था, ये MCT वालों को बताते थे, यहां से एक इंजीनियर साहब आ जाते थे इनके साइट पर विजिट करने के लिए, आकर देखते थे कि हाँ जी घर बन के तैयार हो गया। अब इन्होंने देखा कि अच्छा घर बन के तैयार हो गया, इन्होंने मिस्टर ए से कहा सर बड़ा अच्छा घर बनाया है आपने, ए ने कहा सर थैंक यू। इन्होंने कहा सर अगर आप इसको किराए पर देंगे ना, तो आपको 6 लाख रुपए का रेंट मिल जाएगा साल का।
50,000 पर मंथ। ए ने कहा सर मैं तो दूंगा ही नहीं, मैंने तो रहने के लिए बनाया है। इंजीनियर साहब ने कहा फिर भी अगर आप दोगे तो रेंट मिलेगा कितना, 6 लाख रुपए। ए ने कहा सर मुझे देना ही नहीं। इन्होंने कहा अरे सोचो तो, अगर दोगे तो कितना मिलेगा। ए ने कहा सर आप कहते हो तो मान लेता हूँ 6 लाख। इन्होंने कहा मान लिया ना, बस इसका 10% हाउस टैक्स जमा करा देना हर साल। सर ऐसे ही होता था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता था। एमसीडी की तरफ से इंजीनियर साहब विजिट करते थे, वैल्यू निकालते थे और वैल्यू निकालकर बता दिया करते थे कि आपके घर की रेंटल वैल्यू इतनी। सर मैं किराए पर देना नहीं चाहता, लेकिन वो हाउस टैक्स इसी के बेस पे निकालते थे, ठीक है सर। लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है, यहाँ लाखों घर हैं, एक एक घर में विजिट करके इस तरह से वैल्यू निकालना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इतना स्टाफ नहीं है। तो तो आज से अराउंड 20 साल पहले, 2004 के आसपास की बात है या शायद 2006 की, एमसीडी ने एक सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम रखा यूनिट एरिया मेथड। और ये जो इंजीनियर साहब कैलकुलेशन करते थे ना हाउस टैक्स के लिए प्रॉपर्टी की लेटेबल वैल्यू की, सर इसका एक फॉर्मूला इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला और वो फॉर्मूला डाल के कहा कि आप खुद ही इसकी लेटेबल वैल्यू निकाल लीजिए। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको लेट आउट करेंगे तो लेट आउट करके इसकी रेंटल वैल्यू कितनी आएगी ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उस रेंटल वैल्यू के ऊपर बेस्ड डिफरेंट परसेंटेजेस बता दी गई कि सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इतना, अगर कच्चा मकान है तो इतना, पक्का मकान है तो इतना, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इतना, उसकी परसेंटेजेस बता दी गई। आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कीजिए, परसेंटेज अप्लाई करके आपका हाउस टैक्स निकल आएगा। आप लोग अगर अपने घर का या किसी भी नॉन पर्सन का हाउस टैक्स फॉर्म चेक करें, जो वो हाउस टैक्स सबमिट कराने से पहले करते हैं, सर अब आजकल तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन हाउस टैक्स सबमिट कराने से पहले अगर आप कभी चेक करें ना फॉर्म पर, वो लेटेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसमें बता रहे होते हैं कि आपके घर की रेंटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। हाँ बस एक छोटा सा इशू है सर, ये वैल्यूज आर वेरी वेरी ओल्ड, बहुत ही कम वैल्यूज है सर। मेरे फ्लैट मैंने किराए पे दिया हुआ है 25,000 रुपए महीना पर। हाउस टैक्स के हिसाब से जो साल की वैल्यू निकल कर आती है ना, दैट इज हार्डली कुछ 21,000 रुपए। बहुत ही पुराने जमाने के रेट्स हैं। तो आज के जमाने में रेंटल वैल्यूज के हिसाब से प्रैक्टिकली ये बहुत कम है, ठीक है ना। बट स्टिल सर प्रोविजन इज देयर, हमें तो प्रोविजन से मतलब है। तो मैं ये कह रहा था आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे सर, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि फेयर रेंटल वैल्यू कितनी। सर प्रैक्टिकल लाइफ में फेयर रेंटल वैल्यू किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू को कहते हैं, मार्केट रेंट कितना। इसके बाद आप इसको चेक करेंगे किससे, सर म्यूनिसिपल वैल्यू से, म्यूनिसिपल वैल्यू एमवी, ठीक है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इसमें से जो भी हायर होगा ना, ये हायर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू मान लिया जाएगा। आप कभी भी प्रॉपर्टी इससे कम पर किराए पर नहीं दे सकते, दे सकते हैं, मैं मानूंगा नहीं बस, ठीक है। अगर आपने इससे कम पर दे दिया तो मैं इतने पर तो टैक्स लूंगा ही लूंगा। तो सबसे पहले अब जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमने अपने पास कहा हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सर 1 मिनट कॉपी मत कीजिएगा प्लीज। हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट से। एंड विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर shall be treated as GAP। सर मुझे एक प्रॉपर्टी का रेंट मिलना चाहिए 5 लाख रुपए, मिल रहा है 4 लाख रुपए। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपको 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। मिलना चाहिए 5 लाख, मिलता है 6 लाख, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, आपको 6 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। बस एक छोटा सा इशू है सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
सर मिस्टर ए का एक घर है जिसका किराया होना चाहिए कितना, 5 लाख रुपए। मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल, मार्केट के हिसाब से फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू हमने चेक की, तो पता चला फेयर रेंटल वैल्यू थी इसकी 5 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू थी 4 लाख। हमने कहा विच एवर इज हायर, कितना लेना है तुम्हें, 5 लाख। हमने कहा बताओ तुम कितना लेते हो। इन्होंने कहा सर मैं पर मंथ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट चार्ज करता हूं 60 रुपीज। इन्होंने कहा जी मैं तो 60 रुपए लेता हूं महीने के। ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से होना चाहिए कुछ 42,333 रुपीज। ये कितने ले रहे हैं, इन्होंने कहा जी मैं तो 60 ही ले रहा हूं। तो ये इतना कम क्यों ले रहे हैं। सर इसके लिए एक लॉ हमारे पास बाइंडिंग है और उस लॉ का नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। सर पुराने जमाने की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना, पुराने जमाने की, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे। रेंट कंट्रोल एक्ट पुराने जमाने में ये कहता था कि आप मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दें और रेंट चार्ज करें। ठीक है सर, रेंट सेम चलता है या इंक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। कब इंक्रीज होता है बताइए। सर आजकल पता है क्या होता है, आजकल के जमाने में लैंडलॉर्ड 11 महीने का एग्रीमेंट करता है और कहता है 11 महीने बाद रेंट बढ़ा दूंगा 10%। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड है सर। ठीक है, अब हो सकता है कुछ जान पहचान हो, मैं 5 करा लूं। ठीक है, हो सकता है मैं 1 साल के बजाय 2 साल करा लूं, लेकिन नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड है 11 महीने में 10% का रेंट बढ़ना। रेंट कंट्रोल एक्ट पुराने जमाने में पता है क्या कहता था, पुराने जमाने में रेंट कंट्रोल एक्ट कहता था कि सर आप रेंट बढ़ाएंगे 5 साल में एक बार, 5 साल तक रेंट नहीं बढ़ा सकते आप, और रेंट बढ़ाएंगे 10% ओनली, इससे ज्यादा रेंट नहीं बढ़ा सकते। सर बहुत पुराने जमाने में जब ये प्रोविजन बनाया गया ना, तो ये प्रोविजन सही था। आज की डेट में सर, आज की डेट में इट इज अ बर्डन ऑन लैंडलॉर्ड, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 1960 में कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की, अब उस टाइम पर उस हिसाब से किराया चार्ज करते थे 20 रुपए। ठीक, अब रेंट इंक्रीज कब होगा, 65 में 22 हो जाएगा, 70 में 24 हो जाएगा। ठीक है, 2.2 रुपीज बढ़ेगा, मैंने 20 पैसा इग्नोर कर दिया। फिर 75 में 26 हो जाएगा, 80 में 29 हो जाएगा, फिर 85 में 32 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 85 में 39 हो जाएगा, 90 में 42 हो जाएगा, 95 सर 45 46 हो जाएगा 2000 में, फिर 2005 में 50 रुपीज, 2010 में 55 रुपीज, 2015 में 60 रुपीज, 20 में 66, और लीजिए अब 80 रुपीज लगा लेता हूँ। चलिए चलिए 100 रुपए। सर in the last 65 years rent has increased 5 times and the value of property 5,000 times। उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी के रेट थे और आज के रेट सर जमीन आसमान का फर्क हो गया सर। ठीक है ना सर, लेकिन एक जेन्युइन इशू है सर, जेन्युइन प्रॉब्लम। रेंट कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड से कहता है आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो ले भी नहीं रहा बेचारा। ठीक है सर, इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है सर। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो, ठीक है सर, पुरानी, बहुत पुरानी, हमारे क्लाइंट है सर, उनकी सदर बाजार में शॉप है, उनके दादाजी के दादाजी ने शुरू की थी, 150-200 साल से वो वही बिजनेस कर रहे हैं सर। उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी शॉप है, आसपास की दुकानें किराए पर हैं, और अपना फर्स्ट फ्लोर किराए पर दिया हुआ है सर पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच उनके प्रेमिसेस में है सर। कुछ 200 400 500 रुपए का रेंट आता है। अभी बीच में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, कुछ उसे थोड़ा बहुत बढ़ाया गया, बट वो थोड़ा बहुत भी थोड़ा ही है सर। ठीक है, सदर बाजार तो बड़ी प्राइम लोकेशन है सर, एशिया का लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है। ठीक है सर, वहां हमारे एक और क्लाइंट है, उनकी शॉप है
शॉप का किराया है 125 रुपए महीना। शॉप के बाहर एक ठेले वाला खड़ा होता है, वो ठेले वाला खड़ा हो इसके लिए वो उससे 25,000 रुपए लेते हैं। हाँ सर, दुकान के बाहर आप ठेले लगा के खड़ा नहीं हो सकते, आपको शॉपकीपर को पैसे देने पड़ेंगे। वो शॉपकीपर रेंट चार्ज करते हैं 25,000। सर प्रैक्टिकल केस है हमारे क्लाइंट का, मैं नाम नहीं बता सकता बस, ठीक है। 125 रुपए रेंट। सर रेंट कंट्रोल एक्ट जेन्युइन इशू है सर, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर एक तरफ से रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि आप 100 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, मैक्सिमम रेंट कितना चार्ज कर सकते हैं, 100। सर दूसरी तरफ से इनकम टैक्स एक्ट कहता है 40,000 से कम लोगे ना तो टैक्स 40,000 पे ही लगाऊंगा, ठीक है। सर वो बेचारा पूरे साल के ले रहा है 1,000 रुपए। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो 5 लाख पे टैक्स चाहिए। सर दिस इज जेन्युइन हार्डशिप और ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए लॉ मेकर्स ने प्रोविजन बनाया और कहा सर जब आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे ना, एक्सपेक्टेड रेंट, उसका फॉर्मूला होगा फेयर रेंटल वैल्यू। सर एफआरवी अभी बात की हमने, इसको हमने कंपेयर किया था किससे, म्यूनिसिपल वैल्यू से। और इन दोनों में से कौन सा लिया था, विच एवर इज हायर, है ना। हमने कहा इस हायर को कंपेयर कीजिए विद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। सर स्टैंडर्ड रेंट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट आप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट वो मैक्सिमम रेंट है जो एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट यू कैन चार्ज फॉर योर प्रॉपर्टी। सर ये चीज इतनी प्रैक्टिकल है कि इनकम टैक्स और लोकल अथॉरिटीज दोनों इसको कंसीडर करते हैं। सर अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर होती है और और सपोज 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं उसका सालाना रेंट 1,000 है, सर इसका हाउस टैक्स 1,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये लोकल अथॉरिटी के रूल्स, एमसीडी के रूल्स कहते हैं। रेंट से ज्यादा का टैक्स लेना दिस इज हार्डशिप। एक तो सरकार इसको किराया नहीं लेने दे रही, ऊपर से ये कह रही है कि भाई किराया लो या ना लो टैक्स जमा करा देना, हाउस टैक्स भी और इनकम टैक्स भी। सर ये देगा कहां से बेचारा, रेंट तो इसके पास आता ही नहीं। तो इसीलिए इन दोनों ही जगह पर लॉ मेकर्स ने प्रोविजन ये बनाया कि आप रेंट से ज्यादा का ना तो हाउस टैक्स चार्ज कर सकते हैं, ना ही इनकम टैक्स में आप इससे ज्यादा टैक्स मांग सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी लोअर होगा ना सर, लोअर, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो बेसिकली हमें करना क्या है एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले लेना है एफआरवी, इसे कंपेयर करना है एमवी के साथ, विच एवर इज हायर। फिर इस हायर को कंपेयर करना है, हायर को स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। ये जो भी लोअर होगा ना दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कीजिए किससे, एक्चुअल रेंट से, तो आपके पास आएगी जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। सर 4 चीजें चाहिए मुझे प्रॉपर्टी की जीएवी निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए एफआरवी एमवी स्टैंडर्ड रेंट, और उसके बाद एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके आएगी जीएवी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका।
आइए सर, ये असाइनमेंट मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया था, इसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लें तो अच्छा रहेगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्लीज। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, FRV, फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू को हमें किससे कंपेयर करना होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू से, विच एवर इज हायर। फिर इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, तो ये निकल के आता है एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हाई। सर एग्जांपल 1 देखिए प्लीज। एक प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू इज 11 लाख पर एनम, MV इज 14 लाख पर एनम, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हायर कितना आएगा हमारे पास, 14 लाख रुपए। हायर इज 14 लाख। अब इस 14 लाख को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। बताइए स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है हमारे पास 5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। बताइए लोअर कितना आएगा, 5 लाख रुपए। सर अब इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है सर 6 लाख रुपए। तो 5 लाख और 6 लाख, विच एवर इज हायर। सर जीएवी आ जाएगी 6 लाख। ठीक है सर, सेकंड केस देखिए प्लीज। FRV 9 लाख, MV 8 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हायर कितना हो जाएगा, हायर हो जाएगा हमारे पास 9 लाख रुपए। इस हायर को हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना आ जाएगा सर, 9 लाख ही आ जाएगा। ठीक है ना, 9 लाख ही आ जाएगा। 8 और 9, विच एवर इज हायर इज 9 लाख, 9 लाख और 10 लाख, विच एवर इज लोअर इज 9 लाख। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट 70,000 पर मंथ, मतलब एक साल का 8,40,000, विच एवर इज हायर। हायर कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएवी। आगे देखिए 16 लाख और 13 लाख, विच एवर इज हायर। हायर कितना हो जाएगा, 16 लाख। 16 लाख को कंपेयर करेंगे 10 लाख से, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज। ठीक है सर, 80,000 पर मंथ का रेंट है, तो ये हो गया 9,60,000, विच एवर इज हायर 10 लाख। ठीक है सर, FRV 6 लाख, MV 9 लाख, विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा, 9 लाख। सर स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं। सर अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना हो, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना हो, if standard rent is not given, then assume property is not covered in rent control act। सर इस प्रॉपर्टी पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता होगा। ठीक है, और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता होगा तो बताइए जीएवी कितनी होगी सर, सॉरी नॉट जीएवी, नॉट जीएवी सर, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा FRV और MV, विच एवर इज हायर। बस स्टैंडर्ड रेंट वाला जो स्टेप था ना, वो स्किप हो जाएगा सर। स्टैंडर्ड रेंट वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। एफ और एनबी विच एवर इज हायर, बस ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट।
तो देखिए प्लीज क्वेश्चन में, सर 6 lakhs और 9 lakhs विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा? 9 lakhs। और बस ये 9 लाख ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब इस 9 लाख को कंपेयर कीजिए एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है? 7,20,000। तो 9 लाख और 720 विच एवर इज हायर इज 9 लाख। ठीक है सर, लास्ट केस है FRV 12 लाख, MV 12 लाख, विच एवर इज हायर 12 लाख ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, इसका मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है सर? 12 लाख ही है। तो 12 लाख और 12 लाख विच एवर इज हायर 12 लाख ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो 12 लाख रुपए ही हमारे पास हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है सर। FRV, MV, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, GAV निकालनी है, आप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आप करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस में ना हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी किस चीज की? GAV की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी सर? इनकम की। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन की बात करेंगे सर। देखिए, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन का जो पहला स्टेप है ना, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ GAV। सबसे पहले तो GAV निकालिए। देखिएगा प्लीज, FRV और MV विच एवर इज हायर, 14 लाख और 12 लाख विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा सर? 14 आ जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है सर, इसका मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 14 लाख। 1,25,000 रुपए पर मंथ का रेंट है सर, इसका मतलब साल का कितना हो गया? 15 लाख। तो 14 और 15 विच एवर इज हायर, GAV कितनी आ जाएगी? 15 लाख। सर म्यूनिसिपल टैक्स पेड गिवन है, बताइए कितना? 2 लाख। माइनस कर दीजिए, NAV कितनी आ जाएगी? 13 लाख रुपए। सर दो चीजें माइनस होती है, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV इज 3,90,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? 60,000। दोनों चीजें माइनस करेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 8,50,000। ठीक है सर, नेक्स्ट पार्ट देखिए प्लीज। 7,50,000 और 9 लाख विच एवर इज हायर। हायर कितना आएगा? 9 lakhs। 9 lakhs को कंपेयर कीजिए 8 lakhs के साथ, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना आएगा सर? 8 लाख। 8 लाख हो जाएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है? 780। 7,80,000 और 8 लाख विच एवर इज हायर, सर 8 लाख ही हो जाएगी GAV। तो सर GAV आ गई 8 लाख। लेस कीजिए सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स पेड 50,000, NAV इज 7,50,000। दो चीजें माइनस करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV कितना आ जाएगा? 2,25,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 9,25,000। सर क्या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है सर, लॉस भी तो हो सकता है। तो माइनस करेंगे तो कितना लॉस आ जाएगा? 750 माइनस 1150, 4 लाख का लॉस हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना लॉस हो गया बताइए? 4 लाख का। ठीक है ना? 4 लाख इज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए प्लीज, FRV। सर क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर लेते हैं। FRV 10 लाख, MV 8 लाख, विच एवर इज हायर 8 lakhs, सॉरी 10 lakhs। 10 लाख और स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख, विच एवर इज लोअर 5 लाख।
एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 5 लाख का। सर एक्चुअल रेंट है 50,000 पर मंथ, तो जीएवी कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। लेस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 1 लाख, तो एनएवी कितनी आ जाएगी? 5 लाख आ जाएगी। अब इस 5 लाख में से लेस कीजिए 30% ऑफ एनएवी एज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,20,000। ठीक है, माइनस करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,30,000। Sorry, interest on borrowed capital is 2 lakhs. माइनस करके 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है, इजी है, आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सर। कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस। सर फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है 6 लाख रुपीस, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है 4 लाख रुपीस। बताइए क्या लें? विच एवर इज हायर। हायर आ जाएगा हमारे पास कितना? 6 लाख। सर इसे कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा? 6 लाख। सर एक्चुअल रेंट है 40,000 पर मंथ, 480, विच एवर इज हायर, जीएवी कितनी आ जाएगी? 6 लाख। सर क्वेश्चन कह रहा है म्यूनिसिपल टैक्स जो है ना वो 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। तो एक ही बात है सर, क्या फर्क पड़ता है? सर 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब कितना? हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू है 4 लाख रुपए, म्यूनिसिपल वैल्यू है 4 लाख रुपए। सर 4 लाख का 25% निकालेंगे 1 लाख आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिए 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। सर 10 लाख की म्यूनिसिपल वैल्यू है, म्यूनिसिपल रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स है 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, कितना हो जाएगा? 80,000। सर 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 1.4 लाख। सर 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर 8th क्वेश्चन देखिए प्लीज। कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस। सर फेयर रेंटल वैल्यू हमें बताई जा रही है, पहले केस में 14 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू बताई जा रही है 12 लाख। बताइए क्या लेकर चलेंगे? सर विच एवर इज हायर 14 लाख। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा? 14 लाख। सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट की भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ। अच्छा जीएवी नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट है, स्पेस है क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। सर 10 लाख और 13 लाख, विच एवर इज हायर 13, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, इसका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 13। सर इसका हो जाएगा 18। 9 लाख एंड 12 लाख, विच एवर इज हायर 12 लाख, 12 और 8 विच एवर इज लोअर 8। और लास्ट 6 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हायर 6 लाख, और 6 लाख और 4 लाख 5 लाख, विच एवर इज लोअर 5 लाख आ जाएगा।
सर एक्चुअल रेंट से कंपेयर कीजिए प्लीज। एक्चुअल रेंट 1,25,000 पर मंथ, तो बताइए जीएवी कितनी आ जाएगी अब? 15 लाख हो जाएगी सर। सर 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपीज पर मंथ, 18 ही रहेगी। 50,000 पर मंथ, 6 लाख रहेगी। 75,000 पर मंथ, 9 लाख हो जाएगी। सर इसमें से ना लेस करना है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, बताइए म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है? सर म्यूनिसिपल टैक्स पेड क्वेश्चन में बताया हुआ है 3 लाख रुपए पेड बाय लैंडलॉर्ड, बताइए कितना है? पूरा 3 लाख है सर। सर पेड बाय लैंडलॉर्ड ही तो होना चाहिए, पेड बाय लैंडलॉर्ड ही है सर। आगे बता रहे हैं 6 लैक्स है, 50 आउटस्टैंडिंग। 6 है, 50% ऑफ द रेंट इज आउटस्टैंडिंग। अब बताइए अगर 50% ऑफ द हाउस टैक्स इज आउटस्टैंडिंग है तो अब क्या करें? सर अगर 50% आउटस्टैंडिंग है तो हम अपने पास 6 लाख में से 3 लाख रुपए की ही डिडक्शन दे पाएंगे, बैलेंस 3 लाख की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू कितना आएगा? 3 लाख। सर आगे बता रहे हैं 12 लाख रुपीज म्यूनिसिपल वैल्यू है, 40% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स है, 4,80,000। 25% इज पेड बाय द टेनेंट। सर जो टेनेंट पे करता है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है? तो 480 का 25%, 120 टेनेंट ने पे कर दिया, तो लैंडलॉर्ड ने कितना पे किया? 3,60,000, 360 की ही छूट मिल पाएगी। और लास्ट केस देखिए सर, 4 लाख रुपए म्यूनिसिपल वैल्यू है, कह रहे हैं 45% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू इज म्यूनिसिपल टैक्स, 1,80,000। बता रहे हैं 40% इज पेड बाय द टेनेंट, डिडक्शन नहीं मिलेगी। बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग, इसकी भी नहीं मिलेगी। सर म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द लैंडलॉर्ड है ही नहीं, तो अब बताइए एनएवी कितनी आएगी? सर ये हो जाएगा 12 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 15 लाख, ये हो जाएगा हमारे पास 4,40,000, ये हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, अब यहां से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसका ए पार्ट, 24 का ए पार्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा बताइए? 30% ऑफ एनएवी, 3,60,000, ये हो जाएगा सर 3 लाख, ये हो जाएगा 4,50,000। सर ये हो जाएगा हमारे पास 1,32,000, ये हो जाएगा 2,70,000। सर बी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर फर्स्ट केस में बताइए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? 240। सर सेकंड केस में 3 लाख है, लेकिन होल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, पेमेंट ही नहीं किया। बताइए अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शन देंगे या नहीं देंगे? सर इंटरेस्ट पेड नहीं है सर, आउटस्टैंडिंग है। बताइए
कितने की डिडक्शन देंगे सर? पूरे की देंगे सर। सर जब हम लास्ट क्लास में इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था, हमने कहा था इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वेदर इट इज पेड और नॉट। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन से मेथड से निकलती है? एक्रूअल बेसिस से। एक्रूअल बेसिस में खर्चों का पेमेंट करना मैंडेटरी होता ही नहीं है। एक्रूअल बेसिस में जो डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन किसकी मिलती है? एक्रूअल बेसिस में डिडक्शन मिलती है फॉर एक्सपेंसेस बिकम ड्यू। आप पे करें या आप पे ना करें ये बात इररिलेवेंट है। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने एक्सपेंस का पेमेंट किया या आपने एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए प्लीज। 5 लाख रुपए पर एनम का इंटरेस्ट, 5 लाख का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 50% आउटस्टैंडिंग है, क्या करें? सर ये इररिलेवेंट है सर, ये भी इररिलेवेंट है। पूरे 5 लाख की छूट दूंगा। सर आपने इंटरेस्ट पे किया या आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट देखिए, 1,20,000 रुपए साल का इंटरेस्ट है, पेड फॉर 3 ईयर्स है। 3 साल के पैसे दिए, मतलब पेमेंट किया 3,60,000 का, डिडक्शन कितने की मिलेगी सर? 1,20 की। मैं पूछ ही नहीं रहा कितने पैसे दिए, मैं ये पूछ रहा हूं ये बताइए 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का इंटरेस्ट 1,20,000 है, 1,20,000 की छूट मिल जाएगी। सर लास्ट केस देखिए प्लीज, लास्ट केस। लास्ट केस है 8,60,000 2 साल के दिए। सर 2 साल इररेलीवेंट, काट दूं? पक्का काट देता, लेकिन अब की बार एक प्रॉब्लम है सर, यहां ना 8,60,000 के साथ पर एनम तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब हमने पूरे साल के 8,60,000 रुपए पे किए। सर 8,60,000 पे किए ना, इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। 1 साल का इंटरेस्ट कितना? 1 साल का 430। सर अगर 2 साल के 860 तो 1 साल का 430, 430 की रिडक्शन मिलेगी। माइनस कर दीजिए, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। सर ये केस नंबर 4 में तो पेड फॉर 3 इयर्स को इग्नोर कर दिया, यहां पे पेड फॉर 2 इयर्स को कंसीडर किया, ऐसा क्यों? सर क्योंकि पहले वाले केस में पर एनम लिखा हुआ था, 1 साल का 1,20,000, पेमेंट किया 3 साल का, इसका मतलब पैसे दिए होंगे 3,60,000। पैसे दिए होंगे कितने? 3,60,000। सर पैसे कितने दिए ये नहीं चाहिए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है ये चाहिए। 1 साल का इंटरेस्ट 1,20,000 है, डिडक्शन 120 की मिलेगी। ठीक है ना सर। नेक्स्ट केस देखिए प्लीज। वहां पर ना लिखा हुआ है हमने 8,60,000 पे किए, ये नहीं लिखा हुआ 8,60,000 1 साल के हैं, ये लिखा हुआ है 8,60,000 पे किए। सर 8,60,000 पे किए फॉर 2 इयर्स, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 4,30,000 रुपीज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है सर। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकाल लीजिए, माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 6 लाख रुपए, ये आ जाएगा 4 लाख रुपए, ये आ जाएगा हमारे पास 550। सर 440 माइनस 132 माइनस 120 जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,88,000। सर नेक्स्ट 9,467, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे ना बहुत बेसिक थे, अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। आइए देखिए प्लीज सर, FRV 15 लाख, MV 12 लाख, बताइए कौन सा लेंगे? विच एवर इज हायर लेंगे सर 15 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं,
रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता होगा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। सर एक्चुअल रेंट देखिए प्लीज, 1 लाख पर मंथ, 6 months रेंट इज आउटस्टैंडिंग। 6 महीने का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सर आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करें, मैं बताता हूं सर, इग्नोर कर दीजिए सर। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब पूरे साल का रेंट लूंगा, मिले या ना मिले इररेलेवेंट है। तो रेंट मिला 12 लाख, बताइए विच एवर इज हायर कितना लेके चलेंगे, सर 15 लेके चलूंगा मैं तो, जीएवी है ना। सर म्यूनिसिपल टैक्स देखिएगा प्लीज, 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है, 12 लाख का 25% कितना हुआ सर, 4 लाख। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 3 लाख, सॉरी 3 लाख नॉट 4 लाख, 3 लाख। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 1/3 आउटस्टैंडिंग है, इग्नोर कर दूं, नहीं सर, म्यूनिसिपल टैक्स में पेमेंट इग्नोर नहीं होता, म्यूनिसिपल टैक्स में पेमेंट कंसीडर किया जाता है। तो 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग होगा, 2 लाख पे हुआ होगा, 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी म्यूनिसिपल टैक्स की, ठीक है सर। 15 लाख की जीएवी, 2 लाख का म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी इज 13 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 3,90,000। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखिए प्लीज, 3 लाख, माइनस करेंगे 6,10,000, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है सर। 9 लाख और 10 लाख विच एवर इज हायर, 10 लाख, 10 लाख और 12 लाख विच एवर इज लोअर, 10 लाख आ जाएगी जीएवी। सर देखिएगा 75,000 पर मंथ का रेंट है, रिसीव फॉर 8 months, रिसीव फॉर 8 months। सर इररिलेवेंट, हम तो पूरे साल का रेंट लेकर चलेंगे, पूरे साल का रेंट कितना आ जाएगा, 9 लाख, विच एवर इज हायर बताइए कितना आ जाएगा सर, 10 लाख, जीएवी इज 10 लाख। सर 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू पेड बाय लैंडलॉर्ड, पैसे लैंडलॉर्ड ने दिए, तो अच्छी बात है, ऐसा ही तो होना चाहिए, हम भी तो ये कहते हैं लैंडलॉर्ड को देने चाहिए, सही है बिल्कुल। सर 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए, पूरे की रिडक्शन मिल जाएगी, 10 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, बचेगा 9 लाख रुपए। सर देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा 270, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है 150। सर होल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, 1 रुपया भी पे नहीं किया, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए, इररेलेवेंट है सर, पागल बना रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है या नहीं करना होता है, सर इररेलेवेंट है, आप करना चाहे कर दीजिए, नहीं करना चाहे मत कीजिए, आप जाने और मनी लेंडर, इनकम टैक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरी छूट मिलेगी सर 150 की। सर 9 लाख में से माइनस कीजिए 270, 630 माइनस कीजिए 150, ये आ जाएगा हमारे पास 4,80,000, ठीक है सर। ये एक बार ना जरूर कर लीजिएगा घर पे जाके, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेता है सर, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में खास तौर पर ये पॉइंट्स पर एमसीक्यूज आ जाते हैं, इंटरेस्ट कितना पे किया, कितने की डिडक्शन मिलेगी, कितने की नहीं मिलेगी, ठीक है सर। हाउस प्रॉपर्टी से ना 2-3 क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है सर। ऑन एन एवरेज लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं हेड में से, 20 से 25 नंबर, ठीक है। मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, और खास तौर पर अगर आईटीओ पेपर 4 की बात करें, सर आईटीओ पेपर 4 तो पूरा बेस्ड ही हेड्स पर होता है, ठीक है। 60 नंबर का पेपर है हमारा, 60 नंबर में से 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 20 नंबर का एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड आता है टोटल इनकम का, सही है। टोटल इनकम का क्वेश्चन बेस्ड ही हेड्स पर होता है ना। तो हेड्स में सारे ही हेड्स इंपॉर्टेंट है सर, 5 हेड्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी के ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है ना यूजफुल है सर जी। तो मैं ये बता रहा था सर 12 लाख और 9 लाख, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर बताइए कितना सर, 12 लाख, 12 लाख और 15 लाख विच एवर इज लोअर 12 लाख। सर एक्चुअल रेंट है 1,25,000, रिसीव फॉर 2 years, 2 साल के पैसे मिल गए, 2 साल के। तो बताइए टैक्स 2 साल पे लगा दूं, नहीं सर। सर हम जस्टिफाइड बात करते हैं, जब पैसे नहीं मिले थे तो नहीं मिलने को इग्नोर कर दिया था, अब डबल मिल गए तो
तो इसको भी करेंगे सर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला तो हमने कहा नहीं नहीं हम तो टैक्स लेंगे, और अब डबल मिल गया तो हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया, दोनों पे दे दो। ऐसे नहीं होता सर, ठीक है। एक्रूवल मीन्स एक्रूवल ओनली। इस केस में टैक्स सिर्फ पूरे साल के रेंट पे लगेगा। 1,25,000 का अगर रेंट है मंथली, तो एक साल का कितना, 15 लाख रुपए। तो एनएवी हमारी कितनी आ जाएगी, और सॉरी जीएवी इज 15 लाख। म्यूनिसिपल टैक्स 1/3, 3 लाख पे किया है, एनएवी आ जाएगी 12 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,60,000। और देखिएगा प्लीज, रेंट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 5 लाख पर एनम। एक साल का 5 लाख है, पेड फॉर 2 ईयर्स है, पैसे 10 लाख दिए, डिडक्शन कितने की मिलेगी सर, 5 लाख। सर जरा ये केस देखिएगा प्लीज, यहां 480 के साथ पर एनम नहीं है, इसका मतलब पेमेंट ही 480 का हुआ। 4,80,000 दिए जो 3 साल के हैं, तो बताइए एक साल का कितना सर, 1,60,000 पर एनम। मुझे एक साल का इंटरेस्ट चाहिए, पैसे दिए या नहीं दिए इररेलेवेंट, ठीक है ना। तो ऐसे में यहां पर हमारे पास डिडक्शन 160 की मिलेगी, यहां पूरे 5 लाख, ठीक है सर। म्यूनिसिपल टैक्स के केस में हमें बताया जा रहा है 1/3 इज पेड बाय द टेनेंट। सर फोर्थ केस, म्यूनिसिपल टैक्स 7,50,000 की म्यूनिसिपल वैल्यू है, 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स लगा, कितना हो गया 60,000। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 इज पेड बाय द टेनेंट, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ 2/3 की मिलेगी, 40,000। जो म्यूनिसिपल टैक्स लैंडलॉर्ड ने पे किया है उसकी डिडक्शन दे दूंगा, जो टेनेंट ने पे किया उसकी डिडक्शन नहीं दूंगा। सर फिफ्थ पार्ट में देखिए, रेंट 3 महीने का मिला, क्या करें, इग्नोर, पूरे साल का रेंट लूंगा 18 लाख रुपए। सर 1/4 ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स लगा, 12 लाख का 1/4 कितना हुआ 3 लाख। सर 3 लाख में से कह रहे हैं 60% इज पेड बाय द टेनेंट एंड बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग। कुछ पैसे टेनेंट ने दिए, बाकी मैंने दिए नहीं, डिडक्शन कितने की 0, नॉट अलाउड। 6 लाख रुपए पर एनम है, 50% पेड है, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए 50% पेड को, 6 लाख की डिडक्शन दे दूंगा, ठीक है। जी सर, सीधा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअल रेंट देखिए, पहले केस में बताया गया है 90,000 पर एनम है, रिसीव फॉर 8 मंथ्स, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए। दूसरे केस में देखिए रिसीव फॉर 18 मंथ्स, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए। फोर्थ, थर्ड तो सेम है, नॉर्मल है। फोर्थ देखिए नथिंग इज रिसीव्ड, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए। लास्ट में देखिए रिसीव फॉर 4 मंथ्स, क्या करें, इग्नोर कर दीजिए, पूरे साल का लूंगा मैं। सर म्यूनिसिपल टैक्स देखिए प्लीज, 1,80,000, नो इन्फॉर्मेशन। मैं ये मानकर चलूंगा ये पे कर दिया होगा, वही बताया जाएगा ऑब्वियसली, 180 की डिडक्शन मिल जाएगी। सर 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू पेड बाय लैंडलॉर्ड, वेरी गुड, पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी सर। नेक्स्ट है सर 6 लाख रुपए है, 50% इज पेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड 50% इज आउटस्टैंडिंग। सर 50 की छूट मिल जाएगी। जो लैंडलॉर्ड ने पे किया, कितना किया 3 लाख, 3 लाख की छूट दे दूंगा। जो 3 लाख लैंडलॉर्ड पे कर रहा है डिडक्शन मिल जाएगी, और बैलेंस 3 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर फोर्थ केस, 1/3 ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 100% पेड बाय टेनेंट, नो डिडक्शन। सर लास्ट 30% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख इज पेड बाय द लैंडलॉर्ड, बस इसी 1 लाख की छूट मिलेगी, बाकी किसी भी अमाउंट की छूट नहीं मिलेगी। सर इंटरेस्ट भी देख लीजिए प्लीज, 3 लाख पर एनम, होल इज आउटस्टैंडिंग,
इग्नोर कर दीजिए आउटस्टैंडिंग को, पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। सर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। 1,50,000 per annum, nothing is paid, irrelevant. 2,40,000 per annum, 75% paid, irrelevant. 1,20,000 per annum, paid for 2 years, irrelevant. Sir, 3 lakhs paid for 5 years. इसका मतलब 60,000 per annum होगा, तो डिडक्शन 60,000 की मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है सर। आगे एक बार आप करके देख लीजिएगा, बस इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ना 4th पार्ट में रेंट गिवन है, बता रहे हैं 75,000 पर एनम रेंट था टिल 30th नवंबर। 1 लाख रुपीज रेंट हो गया फ्रॉम 1st दिसंबर। 8 महीने तक 75,000 का रेंट था और फिर 1 लाख का हो गया है। आप जब एक्चुअल रेंट निकालेंगे ना 10 लाख रुपए आएगा, बाकी सब नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चंस यहां तक हमने डिस्कस किए ना, ये टेबुलर फॉर्म में थे। अब यही क्वेश्चन अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में दे दूं तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर मृदुल सहानी is the owner of a house which has been let out at a monthly rent of 1 lakh. एक्चुअल रेंट दिया हुआ है कितना है? 1 लाख रुपए। सर ना तो एफआरबी गिवन है, ना एमबी गिवन है, ना स्टैंडर्ड रेंट। बताइए क्या करें? सर एक्सपेक्टेड रेंट की इंफॉर्मेशन है नहीं, इग्नोर कर दीजिए। एक्चुअल रेंट बताया गया 12 लाख रुपए, बस ये ले लीजिए। एक्चुअल रेंट आ जाएगा कितना? 12 लाख। एक्चुअल रेंट 12 लाख ही हमारे लिए जीएवी बन जाएगा। सर म्यूनिसिपल टैक्स 2 लाख पे किया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख रुपए है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना गिवन है? 3 लाख। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट। मिस ईशा अग्रवाल इज द ओनर ऑफ अ हाउस एट बेंगलोर which has been let out at a monthly rent of 75,000. फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है इस बार क्वेश्चन में 12 लाख है। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है इस बार क्वेश्चन में 18 लाख है। ठीक है ना सर, क्वेश्चन में तो लैंग्वेज फॉर्म में भी हो सकती है ना इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, क्या करें? इग्नोर कर दीजिए। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा? 18 लाख आ जाएगा। एक्चुअल रेंट देखिए कितना है? 9 लाख, विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा? 18 लाख रुपए आ जाएगा। तो 18 लाख रुपए जीएवी हो जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 1/3 ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 6 लाख रुपए हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 290 है और 3,60,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, माइनस करके इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 5,50,000 आ जाएगा। सर सी पार्ट देखिए प्लीज। दिव्यांश सिंह इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। ये एक्चुअल रेंट है। एफआरवी गिवन है हमें, एफआरवी 9 लाख रुपए है। एमवी गिवन है हमें, एमवी 7.5 लाख रुपए है। और सर इस बार ना स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो बताइए एफआरवी 9 लाख, एमवी 7,50,000, विच एवर इज हायर 9 लाख। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 6 लाख, विच एवर इज लोअर कितना आ जाएगा? 6 लाख। एक्चुअल रेंट भी कितना है? 6 लाख, तो जीएवी 6 लाख हो जाएगी। सर म्यूनिसिपल टैक्स 1 लाख का है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है 75% पे हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्स 1 लाख का है, 75% पे हुआ है, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 75,000 की ही मिल पाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 4,50,000 पर एनम विच हैज बीन पेड फॉर 2 years। 4.5 लाख पर एनम का इंटरेस्ट है, 2 साल के पैसे दिए हैं, डिडक्शन कितने की मिलेगी? सर 1 ही साल की मिल पाएगी। ठीक है ना, तो 4.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी
और साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। ठीक है सर, डी पार्ट देख लीजिए प्लीज। मिस्टर गौरव शर्मा इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एट कैलकाटा which has been let out at a monthly rent of 1,50,000. FRV गिवन है 16 लाख, MV गिवन है 1250, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो क्या करें? इग्नोर कर दीजिए FRV और MV, विच एवर इज हायर ले लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर, जीवी 18 लाख आ जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 2 लाख, NAV 16 लाख आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 480, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 390, माइनस करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। सॉरी, विच हैज बीन पेड फॉर 3 years, तो ये 12 हो जाएगा। सर हाउस टैक्स ना 3 साल का दिया है, तो 3 साल की डिडक्शन मिलेगी। 12 lakhs आ जाएगा, माइनस कीजिए 360, 30%, माइनस कीजिए 390, 4.5 लाख की इनकम हो जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन है इस केस का, 13th क्वेश्चन, फिर 14 से नेक्स्ट केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। मिस अदिति जैन इज द ओनर ऑफ अ हाउस विच हैज बीन लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 40,000 पर एनम पर मंथ। क्या है ये? एक्चुअल रेंट है सर, 40,000 पर मंथ क्या है? एक्चुअल रेंट है। FRV गिवन है 4,50,000 की। ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 90,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 2 years। 90,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 2 साल का, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? पूरे की मिल जाएगी सर, 90,000 की। ठीक है ना भाई, जितना पे करेंगे उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 97,000। सर क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू तो है ही नहीं, तो छोड़ दें, पक्का छोड़ देता अगर ये ना लिखा होता। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमने म्यूनिसिपल टैक्स दिया है ना, वो 7.5% की रेट से रखता है म्यूनिसिपल वैल्यू पर। क्या हम म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। सर देखिए 2 साल का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 90,000, तो बताइए 1 साल का कितना? 45,000। सर ये जो 45,000 है ना, ये 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। यहां से मैं म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। म्यूनिसिपल वैल्यू पता है कितनी होगी? 45,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 7.5, दैट इज 6 लाख। अगर बाई चांस इसकी कैलकुलेशन के बिना क्वेश्चन कर दूं तो सर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाते हुए मैंने डेलिबरेटली सारी फिगर्स ऐसे ली है कि GAV MV के इक्विवेलेंट आ रही है, आप करके देख लीजिए। सर FRV 4.5 लाख है, MV कितनी है? 6 लाख, विच एवर इज हायर कितना आएगा? 6 लाख आएगा सर। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, इग्नोर कर देंगे, और एक्चुअल रेंट इज 40,000 पर मंथ, 480, विच एवर इज हायर कितना आएगा बताइए? 6 लाख आएगा। ठीक है ना, तो हमारी GAV कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी। GAV कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स हमने पे किया है 90,000, 97,000 का इंटरेस्ट है और 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है सर, अगर म्यूनिसिपल टैक्स आपको दिए जाएं और इसका रेट भी बता दिया जाए कि म्यूनिसिपल टैक्स किस रेट से लगे हैं, तो म्यूनिसिपल वैल्यू मैं निकाल दूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ऐसे ही देखिए बी पार्ट, मिस्टर भारत कुमार प्रॉपर्टी लेट आउट की है, एनुअल रेंट है 6 लाख रुपए, FRV क्वेश्चन में गिवन है, बता रहे हैं इन्होंने 3 लाख रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 3 साल का। सर 3 लाख फॉर 3 years, तो बताइए 1 साल का कितना है? 1 लाख है। क्वेश्चन कह रहा है 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है ये, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी आएगी? सर 12.5 लाख रुपए आएगी।
म्यूनिसिपल वैल्यू इज 12,50,000. FRV is 9 lakh. Municipal value is 12,50,000. Whichever is higher, expected rent कितना आ जाएगा? 1250. 1250 है ना सर? एक्चुअल रेंट कितना गिवन है? 6 लाख. अच्छा सॉरी, स्टैंडर्ड रेंट भी है क्वेश्चन में 7 लाख का. तो विच एवर इज लोअर लेकर चलेंगे सर, 7 लाख रुपए आ जाएगा. ठीक है, 7 लाख रुपीज आ जाएगा सर. एक्चुअल रेंट है 6 लाख, विच एवर इज हायर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 लाख आ जाएगी जीएवी की. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट 3 लाख का है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है सर, ये क्वेश्चन एक बार जरूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी केसेस है ना सर, वो इस पर बेस्ड है. ठीक है, चलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर, टुमारो एट 2:30. सर ऑनलाइन में कोई डाउट अगर पूछना चाहिए? एक मिनट में माइक अनेबल कर दूं. सर अगर कोई डाउट हो ऑनलाइन सेशन में. सर ये म्युनिसिपल वैल्यू एक बार बता दीजिए, जो 13 नंबर क्वेश्चन में बताया आपने. 13 नंबर क्वेश्चन में सर जो म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली गई है, ये हमने म्यूनिसिपल टैक्स के बेसिस पर कैलकुलेट की. हमें बताया गया कि हमने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, एडवांस की डिडक्शन है, सिर्फ पास्ट की लिए. आगे है कोई इग्नोर कर सर. तो एक डाउट बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए जी सर. देखिएगा प्लीज, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सर सर देखिए, ये जो हमें अमाउंट बताया गया है, म्यूनिसिपल टैक्स हम 7.5% पे कर रहे हैं. 13 का ये पार्ट है सर. म्यूनिसिपल टैक्स पेड है 90,000 फॉर 2 years. तो एक साल का कितना हो गया? 90,000 डिवाइडेड बाय 2, 45,000. क्वेश्चन ये कह रहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस आर इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू. तो इसका मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी होगी? 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7, 6 लाख. इसकी फोटो काट लेंगे. तो सर 6 लाख रुपए हमारे पास ना वैल्यू आ जाएगी म्यूनिसिपल. इससे सारे ग्रुप में जुड़ जाओगे सर. पॉइंट क्लियर है सर? यस सर. सर और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज. चलिए सर, कल कंटिन्यू.